नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच प्रदेश के 3 बार वित्त मंत्री रह चुके स्वर्गीय श्री रामहित गुप्त के बड़े पुत्र केशव भारती जी उपस्थित हैं। केशव भारती जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हैं। केशव भारती जी ने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया और महाकौशल प्रांत में वो प्रदेश मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय प्रतिनिधि रहे, जिला मंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा में संभागीय संगठन मंत्री रहे, सतना लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। मतलब अगर हम इस तरीके की उपलब्धियां और इस तरीके के उल्लेख अगर करने लग जाएं तो शायद 2-4 घंटे बीत जाएंगे हमें इस तरीके की उपलब्धियां गिनाते गिनाते। तो हम बेहतर होगा कि हम केशव भारती जी से आज के परिप्रेक्ष्य की राजनीति और जो उनने बीते अपनी 50-60 साल की जिंदगी में जो राजनीति को देखा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। केशव जी, आपने जनसंघ को भी करीब से देखा है। उस जमाने की कोई यादगार घटना या उस जमाने की कोई ऐसी स्मृति जो आपने मन मस्तिष्क में सहेज कर रखी हो और ऐसा लगता है कि वो बताने लायक है? तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार शहडोल जाते समय मेरे ग्राम रामनगर में रात्रि रुके थे जी। तो उन्हें स्नान कराने के लिए साथ में, मैं उसमें मेरा बाल्यकाल था जी। तो नदी पास में ही थी तो स्नान कराने को लेके गया था जी। वो चित्रमन के अंदर अभी भी पंडित जी का उच्च स्तर का व्यक्तित्व आज भी मेरे मन मस्तिष्क के अंदर और बराबर रहता है। मतलब ये अपने आप में एक अनूठी और अनुपम बात है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक गौरव की बात है। अच्छा, आपने जनसंघ को देखा, फिर आपके पिताजी 3 बार वित्त मंत्री भी रहे, आपके पिताजी विपक्ष में भी रहे। तो पहले की भाजपा में और आज की भाजपा में आप क्या अंतर पाते हैं? उस समय जनसंघ के समय को भी थोड़ा सा देखने को मुझे अवसर मिला जी। उसमें मिशन जैसा कार्य जनसंघ के कार्यकर्ता करते थे जी। फिर जनता पार्टी बनी और इसके बाद भाजपा बनी जी। लेकिन अब क्रमशः उसको या युग का परिवर्तन कहिए या कुछ कहिए जी कि पहले कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा समर्पण के भाव जी पार्टी के प्रति रहते थे जी। अब उसको चाहे इसको युग का परिवर्तन भी हम कह सकते हैं जी। या कि पार्टी स्वयं सत्ताभिमुख राजनीति करना ही जी आवश्यकता महसूस कर रही है और आवश्यकता है भी जी। मैं इस बात को नहीं कह सकता कि ऊपर बैठा हुआ भाजपा का नेतृत्व कम अनुभव वाला है जी। और इसलिए उस समय कार्यकर्ताओं आज की कार्यकर्ताओं की परिस्थितियों में काफ़ी भिन्नता है जी। और इसलिए अब आया राम गया राम का भी खेल काफ़ी हद तक पार्टी के अंदर हो गया है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे और सत्ता में रह करके और जनता की सेवा करे, इसकी आवश्यकता आज देश की जनता महसूस कर रही है। जैसे आपने एक बात कही कि जनसंघ और पुरानी भाजपा में जो कार्यकर्ता थे वो मिशन के लिए काम करते थे। जी हाँ। आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कमीशन के लिए काम करते हैं? अब कमीशन शब्द तो मैं न कहूँगा, जिसे युग परिवर्तन कह सकते हैं या कि उसको ये कह सकते हैं जो कार्य पहले 1000 रुपये में होता था एक कार्यक्रम जी, वो आज 1 लाख रुपए में हो रहा है जी। अब करोड़ के नीचे कहीं बात ही नहीं होती है छोटे छोटे कार्यक्रम में भी जी जी। तो पैसे की आवश्यकता तो है, इसलिए इन कारणों से आवश्यकता है, समय की मांग है और इसलिए ज़्यादा जो संपन्न लोग हैं उनको महत्ता हो सकता है कहीं ज़्यादा मिल जाती हो, ऐसा हो सकता है। केशव जी,
जब हम पुरानी भाजपा पे नज़र डालते हैं और नई भाजपा पे नज़र डालते हैं तो सतना ज़िले की राजनीति में जो भाजपा का मूल था वो मैदान से बाहर है, और जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो मलाई खा रहे हैं। कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? विनिंग आजकल पार्टी कहती, बल्कि मैं तो कहता हूँ सब पार्टियाँ इसी बात कहती हैं, उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए जी। अब जिताऊ लोग जो उनको मिलते हैं उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इसको गिरावट भी ना कहिए, इसको एक समय की आवश्यकता कहिए जी कि जातीय समीकरण भी आजकल अत्यंत पिछले 20 सालों से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है जी। जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का वितरण होता है और उसी आधार पर हार जीत के फैसले भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। कई बार आपको नहीं लगता कि आप मीसाबंदी भी रहे, आप मीसा में रहे, तो आपको नहीं लगता कि हमने इतनी यातना झेली, हमने इतनी प्रताड़ना झेली, इतना कष्ट झेला, इतना संघर्ष किया पार्टी के लिए, और जब पार्टी सत्ता में आई, जब पार्टी हमें कुछ देने की स्थिति में आई, जब हमें ओबलाइज करने की स्थिति में आई, तो पार्टी ने आपकी उपेक्षा शुरू कर दी? अब इसे मैं अपनी उपेक्षा भी बहुत नहीं मानता हूँ जी। मैं तो ये मानता हूँ कि सब कार्यकर्ताओं का काम करने का समय होता है। हो सकता है जब हम लंबे समय तक काम किए, संघर्ष किए जी, उस समय हो सकता है कुछ लोगों मन में शिकायत रहती हो कि ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी, और इसलिए पिछले 10 वर्षों से अपने पास कोई दायित्व भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं सक्रिय भी नहीं हूँ। इसलिए इसको ये कहना कि मेरी उपेक्षा हो रही है, ऐसा नहीं है। अब पार्टी को जैसा उपयुक्त लगता है उस आधार पर लोगों का चयन, उनको दायित्व देना, ऐसा कार्य पार्टी कर रही है। आप बीते कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है? ठीक है, पार्टी ने आपको कोई पद नहीं दिया, पार्टी ने आपको कोई दायित्व नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाएं। आपका अनुभव, आपकी योग्यता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के काम तो आ सकती है। तो पूरी तरह से जिस तरीके से एक राजनैतिक व्यक्ति, मैं अगर ये कहूँ कि आपका जन्म राजनैतिक तौर पर राजनैतिक बिछौने में हुआ, उस जितना राजनैतिक अनुभव आपको है, जितना राजनीति को आपने जिया है, उस हिसाब से आपकी राजनैतिक निष्क्रियता कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक नहीं है? समाज के लिए हानिकारक तो उसको मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जी। और मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि हर समय का एक परिप्रेक्ष्य होता है जी। तो जब तक हमारी आवश्यकता थी पार्टी ने अवसर दिया, अपन पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे जी। बल्कि मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा जी कि मैंने जीवन में संघ, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, इसके अलावा अन्य काम कभी हम किए ही नहीं जी। यानी जिसको कह सकते हैं घर का दायित्व जी। घर का दायित्व निर्वहन मैंने कभी किया ही नहीं पूरे जीवन में जी। तो जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि उसमें मिशन वर्क था, एक हावी थी जी। और लगातार सक्रिय रहना, संघर्ष करना और उस हिसाब से अपन काम करते थे जी। अब इधर काफ़ी समय से अपने पास दायित्व नहीं है जी। अब दायित्व न होने के कारण से अब अपन कहाँ जाए, तो इसलिए घर में ज़्यादा समय बिताते हैं। आपने जैसा अभी बताया कि आपने जीवन में कभी कोई राजनीतिक क्षेत्र छोड़ करके कोई काम नहीं किया। एक स्थिति ये होती थी कि आप घर के काम में कभी कोई हिस्सा नहीं लेते थे, आप घर के बाहर ही घूमते फिरते राजनीति करते रहते थे जी। तो घर के लोगों ने कभी आपको घर पे देखा नहीं। बीते 10 वर्षों से पहले आपके घर के लोगों की ये शिकायत रहती होगी कि आप घर का कोई काम नहीं करते, घर से बाहर ही रह जाते होंगे। इन बीते 10 वर्षों में ये शिकायत नहीं हुई कि आप घर में ही पड़े रहते हैं? अब ये शिकायत तो घर में है, लेकिन उसको चाहे आदत मान लीजिए, चाहे स्वास्थ्य मान लीजिए, धीरे धीरे शरीर की शिथिलता भी, थोड़ा मन की शिथिलता भी, उस प्रकार की स्थिति बन गई है। घर में रहना ज़्यादा ठीक लगता है अपने को, बाहर निकलने की रुचि थोड़ा कम बनती है।
और कभी कभी उसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि जहाँ हम अग्रिम पंक्ति में रहते थे जी, वहाँ हम अब जाके किस स्थान पर बैठे। ये भी मन के अंदर 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 तो ये बात आती है जी, कि जहाँ हम पार्टी के नेता के रूप में रहते थे जी, वहाँ यदि मान लीजिए बगैर बुलाए भी हम पहुँच जाएं जी, तो वहाँ पर हम कहाँ बैठेंगे। अब ये मनुष्य होने के नाते ये बात तो मन में आती है कि भाषण देने के लिए विषय अलग है कि सादा जीवन, पीछे पंक्ति में बैठे रहे, सब बातें ठीक हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका, वास्तविक जीवन में मन में कहीं ना कहीं तो इस बात की टीस तो होती है, मन में तो आता ही है कि हम कहाँ बैठते थे, अब हम कहाँ बैठे। जी, अब इधर तो काफ़ी समय से अब कई बार विचार गोष्ठियों में भी अपन देखते हैं, जब विचार गोष्ठियाँ होती हैं जी, तो विषय को भी ठीक से रख पाना, इसकी आवश्यकता बहुत महसूस मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होती है। केशव जी, आपको इस बात पे कोफ तो नहीं होती कि राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा मिला? सुंदरलाल पटवा जी अगर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें सुरेंद्र पटवा को बढ़ाया। कैलाश जोशी अगर इस प्रदेश के नेता रहे तो उन्हें दीपक जोशी को राजनीति में आगे बढ़ाया। रामहित गुप्ता भी इस प्रदेश के एक स्थापित नेता थे, उनने केशव भारती को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं भाजपा में आया हूँ 1980 के करीब जी, उस समय तो प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी कई बार मेरी सक्रियता के कारण से, जी, और नाम मैं न लूँगा, जी, बल्कि चिढ़ते थे, बल्कि कभी कभी कह डालते थे कि रामजी जी ने अपने बेटों को राजनीति भेज दिया, रामजी ने अपने बेटों को राजनीति भेज दिया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। मुझे कभी घर से निर्देश नहीं मिला कि मैं राजनीति में जाऊँ। जी, एक स्वाभाविक भाव मैंने जैसे बताया, आपसे निवेदन किया जी, कि संघ के स्वयंसेवक होने के बाद जैसे ही मैंने कॉलेज में प्रवेश किया वैसे ही विद्यार्थी परिषद के मुझे सीधे रीवा जिला संगठन मंत्री बना दिया गया जी, और उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और घर से उस समय के ज़माने के अनुसार तो 100-200 रुपये में काम चल जाता था इधर उधर के संगठन के कार्य के लिए जी। तो बगैर संग्रह किए भी अपन विद्यार्थी परिषद काम रीवा जिले में 5 वर्ष तक लगातार किए। उसके बाद फिर मीसम चले गए, फिर सतना से ला किए। तो अब उसको इस रूप में कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि पिताजी राजनीति में मुझे देने लायक कुछ बचे ही नहीं थे, तो मुझे क्या दें, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हुआ 2013 में जी। 1998 के बाद 1998 के बाद पिताजी को स्वयं भी कोई दायित्व नहीं मिला जी। और उसको या तो उसको एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि पिताजी जिस दृढ़ सैद्धांतिक दृष्टिकोण को लेकर चलते थे जी, वो दृष्टिकोण थोड़ा सा काफ़ी कमज़ोर होने लगा। अब तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है जी, लेकिन जो उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण था, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उनकी दृष्टि थी जी, तो उस दृष्टि में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। उसको समय का परिवर्तन ही अपन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे कहा कि जो कार्य 1000 में होते थे आज 1 लाख में होते हैं, अब करोड़ों में बात चलती है एक एक कार्यक्रम के लिए। तो पिताजी तो मुझे कुछ देने लायक होते तो शायद देते। अच्छा, एक चीज़ जो सुनने में आती है राजनीति में कि शंकरलाल तिवारी के राजनैतिक गुरु थे रामहित गुप्ता, और जब शंकरलाल तिवारी को ये मौका मिला, शंकरलाल तिवारी 15 साल विधायक रहे, तो कहने का अभिप्राय यह है कि शंकरलाल तिवारी को राजनीति में रामहित गुप्ता जी ने आगे खींचा। लेकिन जब शंकरलाल तिवारी को कुछ जब मौका मिला और वो आपको राजनीति में आगे खींचना चाहते थे, या वो जब आपको राजनीति में खींच सकते थे, तो उन्होंने आपको राजनीति में आगे नहीं खींचा। क्या लगता है आपको कि ऐसा हुआ? उनने खींचने का प्रयास किया, आप खुद नहीं गए, या उनने आपको धक्का मार के कहा घर बैठो? नहीं, उसको इस रूप में अपन न कहेंगे जी। और विधायक बने, 3 बार विधायक बने जी, और काफ़ी जीवट कार्यकर्ता के रूप में उनको हम कह सकते हैं, काफ़ी मेहनती जी। और इसलिए उन्होंने मुझे कोई अलग से कोई दायित्व देने की पेशकश तो कभी किया कि नहीं किया ये भी मैं जानता नहीं हूँ जी। एक बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मेरी श्रीमती जी को अवसर रामनगर से लड़वाने में थोड़ा उनके
उनकी भूमिका भी थी। जी यदि वो चुनाव वो थोड़े वोटों से पराजित हो गई थी, जी लेकिन मेरे प्रति मुझे वो हो सकता है देने लायक न रहे हों, उसको अपन क्या कि विधायक होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब दे ही सकते हैं। नहीं, लेकिन एक दौर था जब हम ये देखते थे कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के निर्दलीय चुनाव लड़े तो आप लोग एक गाड़ी में दिखते थे, एक मंच में दिखते थे, एक मैदान में दिखते थे, एक क्षेत्र में दिखते थे। लेकिन जब वो विधायक बने उसके बाद वो मंच एक नहीं दिखा, वो मैदान एक नहीं दिखा, वो क्षेत्र एक नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक ऐसी चर्चा है कि जब तक शंकर लाल तिवारी पैदल थे तब तक केशव तिवारी की उपयोगिता थी, और जब वो पैदल से वजीर हो गए तो केशव तिवारी को किनारे कर दिया। अब लोकतांत्रिक भाजपा जब उन्होंने बनाई तो कुल 4 लोग ही, मैं स्वयं, ददोली जी पांडे, शिवालक सिंह जी और अनंत गुप्ता जी कार्यालय का में से 5 लोग ही मिलकर के लोकतांत्रिक भाजपा चलाते थे जी। और उस समय उसका प्रभाव भी या तो अखबार या मीडिया उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है, उसको ये भी कह सकते हैं। और कार्यक्रम भी बड़े मस्त हुए। मतलब उस समय लगभग वर्षों तक जो ग्रामीण क्षेत्र में सभाएं होती थी जी, तो मैं तो कभी कभी तिवारी जी को ये भी कहता था कि मुझे इतना आनंद भाषण देने का कभी मिला ही नहीं जितना लोकतांत्रिक भाजपा के समय जितना जनता ताली बजा रही है, इतना आनंद मिलता था जी। और उस समय मुझे वो लोकसभा के उम्मीदवार बनाएंगे ऐसा करके जी उनका कहना रहता था जी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया मैंने फार्म भी खरीद लिया था लोकसभा का जी। लेकिन उनकी जब माननीय ठाकरे जी का फ़ोन उनके पास आया जी कि शंकर लाल श्री रामानंद सिंह जी की मदद करो जी, तो फिर वो उन्होंने अपना पैर उसको पीछे खींच लिया कहना चाहिए जी। और मेरे मन में भी एक भाव आया। उस समय माननीय अटल जी एक वोट से हाँ प्रधानमंत्री पद से हटे थे जी तो मेरे मन में भी ये भाव आया कि यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ जी तो हो सकता मैं रामानंद सिंह जी से ज़्यादा वोट पाता, कम वोट पाता, लेकिन इतनी बात तो तय थी कि कांग्रेस जीत जाती और भारतीय जनता पार्टी हार जाती, इतनी बात तो तय थी जी। तो मेरे मन में ये बात आई कि जिन अटल जी के लिए हम लोग जीवन भर संघर्ष करते रहे, जीवन भर संघर्ष किए जी, भले अपन कहते रहे व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है लेकिन अटल जी के नाम पर इतनी संघर्ष करते रहे जी, तो उनको प्रधानमंत्री पद के लिए एक सीट सतना से भी जाए जी, इस नाते हम अपने पैर उस समय पीछे खींचे जी। और हो सकता है कि इसको कूटनीतिक रूप से असफलता भी अपन कह सकते हैं जी। आज के परिप्रेक्ष्य में जी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया और प्रदेश के नेता नारायण प्रसाद जी गुप्ता भी उस समय आए थे जी, उन्होंने भी काफ़ी आग्रह किया, डांट के समझा के सब प्रकार से करके जी। लेकिन मेरे मन के अंदर जो भाव था वो सीधा सा यही भाव था कि अटल जी एक सीट से एक वोट से दोबारा प्रधानमंत्री बनने से न चूके, ये सीधा भाव मेरे मन के अंदर स्वाभाविक रूप से था। अच्छा केशव जी, जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि 2023 में किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी? अब उस हिसाब से तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही मानता हूँ क्योंकि अभी लाडली बहन योजना वाला भी स्कीम शिवराज जी ने लॉन्च किया है जी, और उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वोट के रूप में तो स्वाभाविक रूप से आएगा जी। और पता नहीं मुझे क्यों, या तो मैं घर में रहता हूँ इस नाते, किसी नाते मानिए मुझे कांग्रेस की बहुत एक्टिविटी बहुत दिखती भी नहीं है। एक्टिविटी तो 2018 में भी नहीं दिखती थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन गई। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है भाई, कांग्रेस की एक्टिविटी नहीं दिखती, लेकिन सवाल ये उठता है जो देश के अंदर जो राजनीति का एक हालात है, जो राजनीतिक माहौल है, उसमें कोई पार्टी जीतती नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जीती तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं था। कांग्रेस से लोग इतना नाराज थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और पिछली बार भी 2018 में जब सरकार बनी
तो कांग्रेस की लोकप्रियता के कारण सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्रियाकलापों से जनता इतनी रुष्ट हो गई थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई। अब चाहे उसको इस रूप में कह सकते हैं कि मैं चूँकि ज़्यादा जनसंपर्क में नहीं रहता हूँ जी, तो मुझे उसका पूरा चित्र वर्तमान समय का ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है जी, लेकिन बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो मुझे ऐसी बहुत समझ में नहीं आती है जी, और कांग्रेस में जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये है, उसको चाहे संघ की पृष्ठभूमि के कारण मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यदि नाराज भी होता है तो घर में बैठ जाता है, लेकिन विरोध करने नहीं जाता है। जी, कांग्रेस में केवल खेमेबाजी ही इस प्रकार की रहती है और अभी जब लंबे समय से सत्ता में नहीं है तो भी गुट पे गुट ऐसा चल रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ माननीय कमलनाथ जी यहाँ पर जो कांग्रेस के स्थापित नेता थे अजय सिंह राहुल भैया, उनको ही कोई महत्व मेरे दृष्टि में तो कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है। अब एकला चलो में माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस को कहाँ तक ले जाएंगे, इसके विषय में अब मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि बहुत बता सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने एक बहुत खास बातचीत की, जिससे कहीं ना कहीं दर्शकों को हमारी राजनीतिक चर्चा से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।